हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलिटी डेस्क। एक ऐसा डेस्क जहां पर अब से आपको आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम का सलूशन एक ही जगह पर मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिटी मास्टर क्लासेस एनसीईआरटी बैच के एक कंटिन्यूएशन लेक्चर को। इसमें हमने क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर कवर किया है, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। मैं आपको बता दूं कि हम इस एनसीईआरटी सीरीज में जो क्लास 10th की हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए फॉर प्रीलिम्स फॉर मेंस एज वेल एज मेंस में जीएस एज वेल एज आपका ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल में पीएसआईआर। तो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जैसे यूनिट 1 में आपको दो चैप्टर्स मिलेंगे, जो कि एक पावर शेयरिंग है और एक आपका फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग में बहुत ज्यादा रिलेशन है आपस में। ठीक है, पावर शेयरिंग में आपने ये देखोगे कि भाई कैसे पावर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में और डिफरेंट लेवल्स पर जो है वो शेयर की जाती है। और ऐसे ही आप जो है वो फेडरलिज्म में देखोगे कि हाउ फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें पावर जो है वो स्पेसिफिकली तीन लेवल्स में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड की गई है। ठीक है, फिर हम कुछ चैप्टर्स देखेंगे, जैसे कि आपका पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिर जेंडर रिलीजन कास्ट देखेंगे। फिर हम देखेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपकी क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें हम देखेंगे दो देशों के केसेस को। ठीक है, एक बेल्जियम, एक छोटा सा देश है यूरोप में, और एक केस हम देखेंगे अपने नेबर श्रीलंका का। ठीक है, दोनों में कैसे क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, क्या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, एक में लैंग्वेज के बेसिस पे, एक में एथनिसिटी के बेसिस पे, और कैसे इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आगे चल के सॉल्व किया गया। बेल्जियम में तो आखिरकार फाइनली पूरा सॉल्व हो गया, बट श्रीलंका में हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीटली सॉल्व हुआ है। आज तक भी वहां पर जो एथनिसिटी कॉन्फ्लिक्ट है सिंहला और तमिल्स के बीच में, वो चल ही रहे हैं। बेल्जियम का केस हम देख लेते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, ठीक है, इसका मैप है ये। तो यूरोप में हम अगर देखें इसमें, तो इस मैप में आप ये देखोगे कि ये जो छोटा सा एरिया है, दिस इज बेल्जियम। यहाँ पर नीदरलैंड है, यहाँ पर आपका ये जर्मनी है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपका फ्रांस है। ओके, तो ये जो है यूरोप का एक बहुत छोटा देश है, जिसकी पॉपुलेशन कुछ 1 करोड़ के आसपास है। अगर हम कंपेयर करें इंडियन स्टेट से, तो हरियाणा की पॉपुलेशन का भी आधा है। ठीक है, यहाँ पर रहने वाले लोग। अच्छा, अगर हम बात करें आगे चले, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ देखो, हम इसका मैप देख लेते हैं पहले। मैप में आप देखोगे कि इस मैप में आपको एक चीज समझ में आएगी कि इस मैप में जो बेल्जियम देश है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है। ठीक है, एक आपको ऊपर वाला रीजन जो कि फ्लेमिश रीजन कहलाता है, और नीचे वाला रीजन जो कि वेलून या वेलोनिया रीजन कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर अब बात क्या है कि यहाँ पर जो नीचे वाला एरिया है, वेलूनिया रीजन, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो बोलते हैं आपका फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, बट वहीं अगर हम बात करें आपका जो ऊपर वाला रीजन है, ऊपर वाला रीजन है फ्लेमिश रीजन, और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो है डच। ठीक है, अगर हम बात करें तो डच की जो टोटल पॉपुलेशन है यहाँ की, तो वो है आपकी 59%। कितनी परसेंट है स्टूडेंट्स, वो है आपकी 59%। बट अगर हम बात करें इस वाले रीजन में, जो कि आपका फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के द्वारा इनहेबिटेड है, तो यहां पर फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 40%। अगर हम बात करें पूरे देश में, डच जो कि 59% है, ये कहाँ रहते हैं आपके फ्लेमिश रीजन में। और जो आपका वेलोनिया रीजन है जहां पर फ्रेंच रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 40%। आगे देखते हैं। तो यही अगर हम बात करें पूरे देश के कॉम्पोजिशन की, तो हमें यह समझ में आएगा कि जो बेल्जियम देश है, वहां पर अगर हम पूरे देश की पॉपुलेशन की बात करें, तो वहां पर जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो कि वहां के वेलोनिया रीजन में रहती है, वो कितनी है, वो है 40%। अगर आप चार्ट की हेल्प से देखो तो आपको समझ में आएगा इट इज नॉट मच। ये क्या है, पूरे देश में माइनॉरिटी है। 1% जो है वो कौन है, जर्मन्स है। और बात अगर हम करें डच स्पीकिंग पीपल की, जो कि वहां के फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 59%। ओके, तो डच वहां की मेजॉरिटी
जो पॉपुलर लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप है वहां का, और जो फ्रेंच है वो 40% के साथ वहां का माइनॉरिटी स्पीकिंग ग्रुप। तो अब यहाँ पर इशू क्या आया? देखो, इशू यहाँ पर ये आया कि एथनिक टेंशन यहाँ स्टार्ट हो गई। हमने जो ये पूरे देश का मैप देखा, इसमें हम एक बात समझेंगे कि यहाँ पर जो कैपिटल सिटी है इनका, ठीक है, जो इसका नाम है ब्रुसेल्स, इट्स ब्रुसेल्स। यही पॉपुलेशन, समझो आप बात को, कि पूरे देश के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है? पूरे देश के अंदर मेजॉरिटी कम्युनिटी है डच स्पीकिंग पीपल, दैट इज 59%। और माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है? जर्मन्स और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। फ्रेंच कितने हैं? 40%। बात को हम यहां पर ये समझेंगे कि हुआ क्या, कि जो यहाँ का कैपिटल है, कैपिटल सिटी इज अ सिंबल ऑफ पावर, इट्स अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी। तो यहां पर क्या हुआ, यही रेशियो चेंज हो गया। और हो क्या गया, यहां पर जो 80% रिसोर्सेस हैं वो किसके हाथ में आ गई? बेल्जियम की फ्रेंच माइनॉरिटी के हाथ। जो यहाँ की पूरे देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी है, इसके हाथ में कितनी रिसोर्सेज बची यहाँ की? जस्ट 20%। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेल्जियम में राइज हुआ। देखो, एथनिक टेंशंस क्या हो गई है बेल्जियम के अंदर। तो देखो, एथनिक टेंशंस एक्चुअली ये हुई कि द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज एक्चुअली रिच एंड पावरफुल। हुआ क्या कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जो कि देश के अंदर क्या है, देश के अंदर मेजॉरिटी में है, ये क्या हुआ, गेन इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बेनिफिट्स मच लेटर। इनको एक्चुअली जो वहां के देश की जो रिसोर्सेस का बेनिफिट था, ये काफी टाइम बाद मिला एज कंपेयर टू द फ्रेंच। बट नंबर वाइज ये मेजॉरिटी में थे, बट बेनिफिट रिसोर्सेस का बाद कब मिला? बाद में मिला। नंबर वाइज फ्रेंच स्पीकिंग जो थे वो माइनॉरिटी में थे, बट रिसोर्सेस का अधिकार जो है वो ज्यादा इनको मिला, और पहले मिला डच से। ठीक है, अब क्या हुआ, दिस कॉस्ट टेंशंस बिटवीन 1950s टू 1960s। इसकी वजह से वहां पर जो है वो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। क्या हुआ? ब्रसेल्स हैज अ स्पेशल प्रॉब्लम, डच स्पीकर्स वर द मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। हम कैपिटल का मैप अगर देखें तो हमें फिर ये समझ में आएगा कि कैपिटल में यही प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा बदल गया। तो जो डच स्पीकिंग, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो डच स्पीकिंग लोग हैं, अगर हम पूरे देश में बात करें तो पूरी कंट्री में जो इनकी पॉपुलेशन है दैट इज 59%। बट अगर हम ब्रसेल्स, जो यहाँ का कैपिटल सिटी है, वहां पर अगर हम इनकी बात करें तो इट टर्न टू जस्ट 20%। जो फ्रेंच पूरे देश के अंदर माइनॉरिटी में थे, जो कि जिनका जो नंबर था अगर परसेंटेज वाइज देखे तो 40% था, वही कम्युनिटी यहां आकर के ब्रसल्स में कितनी हो गई? 80%। तो ये एक टेंशन का मैटर बन गया। दिस बिकेम द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर बेल्जियम। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं इन्होंने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया। देन केम अकोमोडेशन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए, और एक प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन लाया गया बेल्जियम के अंदर। कैसे? बेल्जियम ने क्या अप्रोच अपनाई? तो अनलाइक श्रीलंका, बेल्जियम रिकॉग्नाइज्ड रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। बेल्जियम ने इस बात को रिकॉग्नाइज करा, डेमोक्रेसी डज नॉट ओनली स्टैंड फॉर गिविंग इक्वल शेयर, बट ऑल्सो टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि भाई माई डिफरेंसेस होंगे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉलरेंस। भाई टॉलरेंस यही तो होता है, इस बात को रिकॉग्नाइज करना कि डिफरेंसेस आर बाउंड टू बी अराइज। ठीक है, डिफरेंसेस आएंगे। द प्रॉब्लम इज, या द सोल्यूशन मस्ट कम इन द वे कि आप उन डिफरेंसेस को पीसफुली एकोमोडेशन के थ्रू रिजॉल्व करो। आ रही है बात समझ में? तो यहां क्या हुआ, बिटवीन 1970s टू 1993 कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला गया। 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाए गए, और उन अमेंडमेंट से ये इंश्योर करने की कोशिश की गई कि हर कम्युनिटी जो है वो बेल्जियम के अंदर पीसफुली सरवाइव कर सके।
आगे क्या होता है, बेल्जियन मॉडल जो है वो बहुत यूनिक है, एक बहुत इनोवेटिव अप्रोच है। 4 तरीकों से हम देखेंगे कि सब्सीक्वेंट 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन-कौन से 4 चेंजेस लाए गए, जिससे कि बेल्जियम बिकेम द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अकोमोडेशन व्हिच वी आर स्टडीइंग इन आवर एनसीईआरटीज। ओके, देखो 4 वो एग्जांपल्स क्या थे, वो 4 अकोमोडेशन के प्रिंसिपल्स क्या थे। एक तो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या बना दिया गया कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई। ठीक है, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटीज को, फ्रेंच को भी और डच को भी, डच को ये कहा गया कि भाई तुम पूरे देश में जो है वो मेजोरिटी में हो, और बट यहाँ पर कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में हो, तुम्हें भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जितने परसेंटेज पूरे देश में है उतनी सीट्स नहीं दी जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फ्रेंच को ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ज्यादा इकोनॉमिक पावर है, बट बजाय इसके देश में मेजोरिटी कम्युनिटी की भी सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों को जो है वो 50-50% इक्वल शेयर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। आगे चल के पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर दोनों वेलोनिया रीजन और जो फ्लेमिश रीजन था, दोनों रीजन्स को जो है वो मतलब कुछ ऑटोनॉमी दी गई। ठीक है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच स्पीकिंग लोगों को भी थोड़ा सा एक सेल्फ रूल का एहसास हो सके। उन्हें ये ना लगे कि भाई हम पूरे देश में जो है वो मेजोरिटी में है, बट उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है। तो इसी को कहते हैं पावर शेयरिंग, कि भाई पावर जो है वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ट्रांसफर कर दी गई। और ऐसे ही जो है वेलोनिया रीजन में रहने वाले फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को भी एक एहसास हो सके कि भाई हमारे जगह पर कम से कम हमारी गवर्नमेंट रूल कर रही है। ठीक है, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स बनाए गए ब्रसेल्स के लिए, बहुत इनोवेटिव अप्रोच, बहुत ज्यादा अच्छी अप्रोच। ठीक है, और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का प्रोविजन बनाया गया, देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट देखेंगे हम, फर्स्ट की फीचर ऑफ बेल्जियन मॉडल। देखो की फीचर बेल्जियन मॉडल का ये था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसा हुआ कि द नंबर ऑफ द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इज इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब पहले क्या था कि भाई पहले अनइक्वल, ज्यादा शेयर पहले किसके पास था, फ्रेंच के पास। ठीक है, क्योंकि वो जो है कैपिटल सिटी में उनकी ज्यादा मेजोरिटी थी। ठीक है, 80% फ्रेंच की। अच्छा, तो अब ये बनाया गया कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव के जो मिनिस्टर्स होंगे, इन मिनिस्टर्स में चाहे डच हो चाहे फ्रेंच हो, दोनों मिनिस्टर 50-50% होंगे। ठीक है, तो अब ये पहला अरेंजमेंट किया गया। सो सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ लैंग्वेज ग्रुप्स। ठीक है, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक यूनिलैटरल डिसीजंस। तो अब अगर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए दोनों कम्युनिटी से कंसल्टेशंस करनी होंगी, दोनों कम्युनिटी से बात करनी होगी, उसके बाद केवल जो है वो डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। सेकंड क्या था, पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या हुआ, मिनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वर ट्रांसफर टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको हम ऐसे समझेंगे, देखो यहाँ पर जो दो रीजन्स थे, मैप एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो तो जो ये दो रीजन है, ठीक है, ऊपर वाला रीजन है एक तो फ्लेमिश रीजन, और नीचे वाला रीजन है वेलोनिया रीजन। ठीक है, वेलोनिया रीजन में कौन रहता है, फ्रेंच स्पीकिंग, और फ्लेमिश रीजन में कौन रहते हैं, डच स्पीकिंग। तो दोनों गवर्नमेंट्स को, दोनों जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो ऑटोनॉमी दी गई, दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके पावर जो है वो दे दी गई, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को भी एक सेल्फ रूल का एहसास हो कि भाई हमारे ऊपर हमारे स्टेट की गवर्नमेंट रूल कर रही है, यहाँ वालों को भी एक सेल्फ रूल का एहसास हो। तो किसी को भी ये ना लगे कि ब्रसेल्स में रूल करने वाली, जो ब्रसेल्स में जो लीड कर रही है गवर्नमेंट, वो हमारे सबके ऊपर रूल कर रही है। सबको अपने अपने सेल्फ गवर्नमेंट का एहसास हो, इसीलिए जो है वो ये मेजर लिया गया, बहुत अच्छा मेजर था। अब देखेंगे कुछ स्पेशल अरेंजमेंट क्या बनाया गया था वहां के कैपिटल सिटी के लिए। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल। इसमें ऐसा था कि स्पेशल अरेंजमेंट फॉर ब्रसेल्स, ब्रसेल्स के लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट बनाया गया, ब्रसेल्स के लिए किया गया कि वहां के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ द कम्युनिटीज। ठीक है, ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी। ठीक है, और इस गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो किन दोनों कम्युनिटी, फ्रेंच की भी और डच की भी बराबर रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है,
French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking people accepted equal power sharing in the central government. भाई फ्रेंच ने क्या एक्सेप्ट किया? फ्रेंच ने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रसल्स में, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि पूरे देश में डच स्पीकिंग मेजोरिटी में है। अगर वो भी तो मान रहे हैं ना, भाई फ्रेंच वालों को ये लगा फिर कि भाई डच पूरे देश में मेजोरिटी में होने के बाद भी ये मान रहे हैं कि भाई ब्रसल्स की गवर्नमेंट में वो जो है 50% हो जाएंगे, तो हमें भी मानना चाहिए। हम बेशक जो है ब्रसल्स में मेजोरिटी में है, बट उसके बाद भी हमें ये फिर मानना चाहिए इसकी रेसिप्रोसिटी में कि भाई हम भी जो है वो 50% होंगे ब्रसल्स की गवर्नमेंट में। तो ब्रसल्स की गवर्नमेंट को एक मॉडल देखा जाता है। ब्रसल्स जो है वो बहुत बेस्ट मॉडल है। हम देखेंगे कैसे। फिर जब यूरोपियन यूनियन बना, तो यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर ब्रसल्स को चूज किया, ये देखते हुए कि ब्रसल्स ने कितना बेहतरीन प्लान बनाया था अपने देश के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स के लिए। ठीक है, हम कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम इज अ थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो बेल्जियम के पास में तीसरा टाइप का गवर्नमेंट कौन सी आई? कॉल्ड एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होगा कि इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो लोग होंगे इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू ईच लैंग्वेज ग्रुप। जैसे डच का डच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, फ्रेंच की फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन की जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इसके पास इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास में पावर होगी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को डील करने की। ठीक है, अच्छा इस मॉडल का सक्सेस कैसे देखा गया? तो देखो ऐसा है कि ये जो है वो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रसल्स में, ये ब्रसल्स सिटी है। तो कैसे ब्रसल्स को आगे चल के दो कॉम्प्लेक्स इट हैज प्रिवेंटेड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज। हमने ये देखा कि इस स्पेशल अरेंजमेंट के बाद से जो बेल्जियम स्टेट है वहां पर कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट फिर उसके बाद सामने नहीं आए। ठीक है, इट हेल्प अवॉइड लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ द कंट्री। इस अरेंजमेंट की वजह से देश का डिवीजन होने से बचाव हो गया। ठीक है, देश जो है वो लैंग्वेज के बेसिस से बटा नहीं। नहीं तो अगर एक अल्ट्रा नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स आ जाते, ठीक है, दोनों फ्रेंच और वहां के डच स्पीकिंग लोगों के मन के अंदर, तो दोनों क्या करते, दोनों ये बोलते कि भाई हमें देश में एक साथ नहीं रहना है, हमें देश को ही विभाजन करना है देश का, और हमें अलग हो जाना है। ठीक है, तो they understood the importance of this power sharing arrangement and accepted power sharing as a means for their conflict resolution. Okay, यहाँ देखते हैं बेल्जियम्स पीसफुल पावर शेयरिंग मॉडल मेड ब्रसल्स द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो इससे क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ चूज किया गया, कौन से सिटी को चूज किया गया? ब्रसल्स को चूज किया गया। ओके, अब हम बात करेंगे श्रीलंका की, श्रीलंका के एथनिक डिवीजन की। ये मैप है श्रीलंका का, ठीक है, इंडिया के सदर्न रीजन में पड़ता है। तो इसमें देख लेते हैं, ठीक है, क्या था यहाँ पे। इट इज लोकेटेड नियर द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ की कितनी है? 2 करोड़, नियरली इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ठीक है, बहुत छोटा देश है। यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन समझेंगे। देखो यहाँ पर एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। अगर हम बात करें, यहाँ पर जो कम्युनिटीज रह रही हैं वो बेसिकली दो टाइप की है। ठीक है, तो दो टाइप की कौन कौन सी है? एक है सिन्हलीज और एक है तमिल्स। देखो समझेंगे, जो श्रीलंका के अपने आप को क्लेम करते हैं कि दे आर दी ओरिजिनल इनहेबिटेटर्स ऑफ द लैंड ऑफ श्रीलंका, जो हमेशा से वहां पर रह रहे हैं, तो वो जो श्रीलंकन्स हैं वो अपने आप को क्या बोलते हैं? सिन्हलीज बोलते हैं। ठीक है, दे आर मोस्टली बुद्धिस्ट। ओके, और तमिल कहां से है वहां पे? तो तमिल्स एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिशर्स ने तमिलनाडु से बहुत सारे लेबरर्स को जो है वो माइग्रेट करवाया था इन श्रीलंका फॉर प्लांटेशन एक्टिविटीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो उस टाइम पर प्लांटेशन के लिए तमिलनाडु से जो है वो ले जाया जाता था, ठीक है, लेबरर्स को बंधुआ मजदूर बना के या जैसे भी श्रीलंका में प्लांटेशन एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, उनको वहां पर ले जाने के बाद में क्या हुआ, बहुत टाइम तक जब प्लांटेशन एक्टिविटीज कराई गई तो अब वापस आना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इवन आफ्टर द कॉलोनियल रूल एंडेड, दे चोज टू रिमेन लिव देयर ओनली। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम वहीं रहेंगे, हमें अब कहीं और नहीं जाना है, तो दे स्टार्टेड लिविंग देयर ओनली। ओके, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई? देखो क्या है, ये जो आप ऑरेंज वाला एरिया देखोगे,
ठीक है, मोस्टली आपका नॉर्थ वाला एरिया और नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। यहां पर कौन रहते हैं? यहां पर श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, यहां पर कौन से रहते हैं? श्रीलंकन तमिल्स। अच्छा, अब डिफरेंस क्या है? दो टाइप के तमिल्स थे, एक तो थे श्रीलंकन तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स। दोनों में फर्क क्या है? जो तमिल्स तमिलनाडु से गए वहां और जाके ड्यू टू सम मैरिज टाइज और सम एनी अदर टाई, तो जो मिक्स हो गए सिन्हलीज पॉपुलेशन में, बट उनकी एथनिसिटी तमिल ही रही, तो उनको कहा जाने लगा श्रीलंकन तमिल्स। अब वो श्रीलंका के तमिल्स। और एक जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा और मैट्रिमोनियल टाइज केवल तमिल्स के साथ में रखे, उनको कहा जाने लगा इंडियन तमिल्स। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मोस्टली कौन थे? यहाँ पर थे श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, बट अगर हम बात करें बीच में इस वाले एरिया में, तो यहां पर कौन से लोग रहते हैं? यहाँ पर इंडियन तमिल्स। और बाकी जितना भी येलो वाला एरिया है, दिस इज इनहेबिटेड बाय द इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका कॉल्ड एज सिन्हलीज। ओके, तो आगे देखते हैं फिर प्रॉब्लम क्या हुई। एथनिक कॉम्पोजिशन अगर हम समझे, तो एथनिक कॉम्पोजिशन में हमें यह समझ में आएगा कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो है 73% के आसपास वो सिन्हलीज है। ठीक है, और बाकी बची जो कम्युनिटी है वो कौन सी है? तमिल कम्युनिटी। ओके, तो हम देखते हैं 74% है। तो श्रीलंकन कॉम्पोजिशन, पूरे कॉम्पोजिशन को हम जो है देख लेते हैं एक बार। तो कॉम्पोजिशन कुछ ऐसा है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है वहां की पॉपुलेशन। एक सिन्हली स्पीकर 74% और एक है दूसरा तमिल स्पीकर्स। तमिल स्पीकर्स में दो टाइप के, एक है इंडियन तमिल्स, एक है श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स वहां के टोटल तमिल पॉपुलेशन में 13% और बाकी बचे इंडियन तमिल्स। ये कहा जाता है कि वहां के नेटिव तमिल्स हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में इंडिया से जिन्हें लेके जाया गया था वहां पर, तो ये वो लोग हैं। ठीक है, तो रिलीजियस ग्रुप की बात कर लेते हैं श्रीलंका के अंदर कि कौन सा मेजर रिलीजन फॉलो किया जाता है। वहां के जो सिन्हलीज पीपल है वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? दे आर मोस्टली बुद्धिस्ट। ठीक है, वहां के जो तमिल्स हैं, ठीक है, वो या तो हिंदू है या मुस्लिम्स है। और वहां के जो क्रिश्चियंस है 7%, तो माना जाता है कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहां की दोनों में देखी जाती है, सिन्हलीज में भी और तमिल्स में भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेजोरिटेरियनिज्म की। ठीक है, तो श्रीलंका के अंदर कैसे जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म स्टार्ट हुआ। मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो क्लेम करती है कि जो फर्स्ट राइट होगा यहाँ के रिसोर्सेज पे वो हमारा हो। मेजोरिटी कम्युनिटी अपने हिसाब से उस देश के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज एंड एवरीथिंग सबको जो है वो फॉलो करवाती है। ओके, तो ऐसा हुआ कि श्रीलंका गेन इंडिपेंडेंस इन 1948, जस्ट 1 ईयर आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। सिन्हलीज कम्युनिटी एम टू डोमिनेट द गवर्नमेंट यूजिंग देयर मेजोरिटी। अब तुरंत जो है वो सिन्हला कम्युनिटी ने क्या स्टार्ट कर दिया कि भाई यहाँ की जो मेन रिसोर्सेज है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हर चीज पे हम रूल करेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर वाइज हम जो है वो यहाँ पर मेजोरिटी में है, ये देश हमारा है। और बाकी जो तमिल्स हैं, चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हो चाहे वो इंडियन तमिल्स हो, ये जो है वो तमिलनाडु से आए हैं, दैट मीन्स इंडिया से आए हैं, और इन्हें जो है या तो वापस जाना जरूरी है और या फिर हमारे सबॉर्डिनेशन को, जो हम सबॉर्डिनेट करके रखेंगे इनको, उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो इसके बजाय जो तमिल्स थे उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है सबॉर्डिनेशन को, कि भाई हम क्यों एक्सेप्ट करें सबॉर्डिनेशन को, गलत है ये चीज। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया जो वहां की सिन्हला गवर्नमेंट थी। ठीक है, क्योंकि वो नंबर वाइज ज्यादा थी, तो इसीलिए जो वहां की गवर्नमेंट फॉर्म हुई उसमें ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन थी वो किसकी थी? सिन्हला कम्युनिटी की थी। और सिन्हला कम्युनिटी ने जो है वो ऐसी पॉलिसीज पारित करनी शुरू कर दी जिसमें ये साफ पता लगने लगा कि भाई दे आर स्टार्टिंग टू डोमिनेट द पॉपुलेशन ऑफ तमिलियंस देयर इन श्रीलंका। ओके, क्या हुआ, इन्होंने ऐसा क्या किया, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो इन्होंने अपनाई। इन्होंने क्या किया, 1956 में एक एक्ट पास किया जिससे इन्होंने सिन्हला लैंग्वेज को वहां के श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, प्रेफरेंशियल पॉलिटिक्स फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशंस एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि वहां पर जो गवर्नमेंट में जॉब्स होंगी या फिर वहां पर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, वहां पर जो एडमिशंस होंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिक्रूटमेंट्स होंगी,
उसमें प्रेफरेंशियल पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाने लगा और प्रेफरेंशियल पॉलिसीज किसके फेवर में रहेंगी? वहां के इंडिजिनस कम्युनिटी कॉल्ड एज सिन्हलीज कम्युनिटी, तो उनके फेवर में रखी गई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ? वहां पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है। डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। और देखो, बुद्धिज्म जो है वो ऑब्वियसली गलत नहीं है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे फॉलोअर्स है बुद्धिज्म की, इंडिया की पहचान है बुद्धिज्म। ठीक है। लेकिन तमिलियंस ने इस बुद्धिज्म के स्टेट रिलीजन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वी डू रिस्पेक्ट बुद्धिज्म, बट हम कभी भी जो है बुद्धिस्ट खुद अपने आप को कन्वर्ट नहीं होने देंगे। हम खुद से जो है वो बेशक बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लें, लेकिन हम बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए हम देश में बुद्धिज्म, क्योंकि अब वो कह रहे थे कि भाई ये देश हमारा भी है, ठीक है, यहाँ पर हमारी भी चलनी चाहिए, ठीक है, खाली जो है सिनेलैस की नहीं चलनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि भाई बुद्धिज्म को एज द ऑफिशियल स्टेट रिलीजन हम एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, नॉट पॉसिबल। ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इससे एलिनिएशन की फीलिंग आने लगी। जो वहां के तमिलियंस थे, उन्हें ये लगने लगा कि भाई उनके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया जा रहा है, गलत जो है वो बर्ताव किया जा रहा है, और उन्हें उन्हीं के देश के अंदर जो है अब बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें बहुत सेपरेट ट्रीट किया जा रहा है, एलिनिएट रखा जा रहा है उन्हें। ठीक है। अच्छा, बिलीव्ड दैट मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय सिन्हलीज लीडर वर इनसेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें लगने लगा कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको हम अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। वो लेजिस्लेटिव बॉडीज में जो भी बात जाके बोलते हैं, हम ये मानते हैं कि भाई हमारी बात को वहां जाके रखा जा रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ द पॉलिटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। लेकिन श्रीलंका में क्या होने लगा? वहां की लॉ मेकिंग बॉडीज में जो बातें रखी जा रही थी, केवल सिन्हलीज कम्युनिटी की रखी जा रही थी। जो तमिलियंस है उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही थी, उनके बारे में कोई भी सेंसिटिवली बिहेव नहीं कर रहा था श्रीलंका के अंदर। ठीक है। कंसर्न्स क्या हुए श्रीलंकन तमिल्स के? उन्हें इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज डिनाई की गई, डिस्क्रिमिनेट किया गया। ठीक है। तो देयर इंटरेस्ट वर इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया? जो वहां के तमिलियंस थे उनके इंटरेस्ट को डिनाई कर दिया। ठीक है। अब क्या हुआ? वहां पर तमिल रेसिस्टेंस शुरू हुआ। ठीक है। जो लोग थे, जो तमिलियंस थे, जो चाहते थे कि भाई उनको भी बराबर ट्रीटमेंट दिया जाए, तो दे स्टार्टेड और गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू द पॉलिटिकल ग्रुप्स। ठीक है। और वो पॉलिटिकल ग्रुप्स बहुत ज्यादा रेडिकल हुआ करते थे। ठीक है। इनकी डिमांड ये थी तमिल्स की कि तमिल को भी वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, तो अब वो रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है। रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, जहां जहां जिस जिस एरिया में हमने मैप में देखा, जिस जिस एरिया में तमिल पॉपुलेशन रह रही है, उस एरिया को जो है वो ऑटोनॉमी दी जाए। ठीक है। इक्वालिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स, कि भाई जॉब्स में और एजुकेशन में हमें भी बराबरी दी जाए एज कंपेयर टू सिन्हलीज। ओके। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स मना कर दिया गया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ द तमिल पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब जितने तमिल्स थे जो अपनी बात को मनवाना चाहते थे गवर्नमेंट से, उन्होंने अपने आप को एक साथ ऑर्गेनाइज कर लिया और कुछ एक्सट्रीम पॉलिटिकल ग्रुप्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है। एक बहुत एक्सट्रीम जो ग्रुप था वो था लिट्टे। ठीक है। एलटीटी यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, तो दैट वाज एलटीटी। एलटीटी तो जो ग्रुप था वो बेसिकली कहा ही जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे तमिल्स हैं और तमिल सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हाई थे। आई डोंट नो एक्चुअल थिंग, बट कहा ये बहुत ज्यादा जाता है, और ये बात वैसे जहां तक देखी जाए तो सच भी है कि इंडिया ने बहुत ज्यादा असिस्ट किया था एलटीटी के फॉर्मेशन में और उनकी फाइट में। आगे चल के बहुत सारे सीन्स हुए। ठीक है। उसके बाद में राजीव जयवर्धने पैक्ट हुआ। फिर राजीव गांधी ने जो है वो मान गए कि भाई एलटीटी को ही खत्म किया जाए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जो है वो पीस और स्टेबिलिटी बहुत डिस्ट्रॉय हो रही है तमिलनाडु श्रीलंका के अंदर। ठीक है। उसके बाद इंडिया से जो है वो कुछ पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा गया वहां पर, उसकी वजह से जो है वो एलटीटी को सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद प्रभाकरण ने आकर के पेरम्बदूर में राजीव गांधी को जो है असैसिनेट कर दिया था। ये सब वी विल स्टडी इन क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी। ओके। अभी देखो यहाँ पर क्या है? एस्केलेशन इनटू द सिविल वॉर, इंक्रीज्ड डिस्ट्रस्ट लेड टू द वायलेंट क्लैशेस। ये क्या डिमांड करने लग गए 1980s में? जो तमिल के द्वारा बनाया गया जो ग्रुप था वो ये डिमांड करने लगा कि हमारी बातों को सुना जाए और हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट तमिल इलम। इलम क्या होता है? स्टेट। ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई हमें श्रीलंका को ही बांटना है और श्रीलंका के अंदर ही एक तमिल इंडिपेंडेंट स्टेट का फॉर्मेशन करना है, जो रिप्रेजेंट करेगा तमिलियंस के इंटरेस्ट को, क्योंकि अभी की जो गवर्नमेंट है वो हमारी बातों को नहीं सुन रही है। ठीक है।
आगे चल के इसी कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे लोग की डेथ हुई, ठीक है? कई लोग जो है वो मतलब वहाँ से चले गए, ईवर जो है वो इंडिया में माइग्रेट कर गए, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो है वहाँ से कहीं किसी दूसरे देश में चले गए, जिनके पास भी थोड़ी बहुत रिसोर्सेज़ थी वो सब, ठीक है? अच्छा, द वॉर सीवियरली अफेक्टेड श्रीलंकाज़ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक ग्रुप। द सिविल वॉर एंडेड इन 2009। फिर 9 में जाकर के फाइनली ये सिविल वॉर खत्म हुई, जब जो है वो एलटीटी कोलैप्स कर गया, ठीक है? उसके बाद जाके ये खत्म हुई, ओके? तो अभी हम देखते हैं इससे हमें क्या लेसन मिलते हैं, ठीक है? सो लेसन फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो हमें लेसन ये मिलते हैं कि बोथ आर डेमोक्रेसीज बट हैंडल पावर शेयरिंग डिफरेंटली। देखो, दोनों ही डेमोक्रेसी थी, लेकिन दोनों में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ वो काफी डिफरेंट हुआ, ठीक है? बेल्जियम के अंदर उन्होंने ये इंश्योर किया कि एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने जिस गवर्नमेंट में चाहे डच हो चाहे फ्रेंच हो, कोई कहीं भी माइनॉरिटी हो कोई कहीं भी मेजोरिटी हो, उन दोनों को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और जो ब्रसल्स की जो सेपरेट गवर्नमेंट थी उनमें भी हर जगह जो है वो एक बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले, ठीक है? श्रीलंका ने क्या फॉलो किया? श्रीलंका के देश ने मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को फॉलो किया था, ठीक है? विच इज कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग, क्योंकि इसने फेवर किसको किया था? सिंहलीज लोगों को फेवर किया था, ठीक है? आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज बेल्जियम सक्सेस इन पावर शेयरिंग। तो बेल्जियम कैसे सक्सेसफुल हुआ? तो ऐसा हुआ कि लीडर्स अंडरस्टूड द नेशनल यूनिटी डिपेंड्स ऑन रेस्पेक्टिंग डाइवर्स कम्युनिटीज, ठीक है? अब वहां के लीडर्स को ये समझ में आ गया कि भाई तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है, तभी डेमोक्रेसी पॉसिबल हो सकती है, जब जो लीडर्स हैं वो क्या करेंगे? लीडर्स जो है वो वहां के सभी जो लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, चाहे चाहे रिलीजियस ग्रुप हो, चाहे जो है वो कोई भी ग्रुप हो, सबके सेंटिमेंट्स को रेस्पेक्ट करेंगे। जब वहां के लीडर्स, तभी एक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है जब वहां के लीडर जो है हर एक कम्युनिटी को रेस्पेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है? अदरवाइज जो है वो डेमोक्रेसी इज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है? अच्छा, क्रिएटेड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट और प्रिवेंटेड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिविजन्स। इन्होंने क्या किया कि इस चीज को प्रिवेंट किया, इस अरेंजमेंट को बना के, कि इन फ्यूचर कभी कोई सेम तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने ना आए, ठीक है? श्रीलंका फेल हो गया इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में। श्रीलंका जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज बनाई, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी की बात, ठीक है? की लेसन ये मिलता है कि पावर शेयरिंग को प्रमोट करना बहुत जरूरी है। पावर शेयरिंग आप नहीं प्रमोट करोगे, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स की तरफ जाएगी आपकी डेमोक्रेसी, और उसकी वजह से क्लैशेस होंगे। अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप बेल्जियम की तरफ जाओगे, जहां पर एकोमोडेटिव प्लान्स बना के आप पीस को इंश्योर कर पाओगे, स्टेबिलिटी को प्रमोट कर पाओगे, ठीक है? आगे हम देखते हैं कि फिर पावर शेयरिंग एक्चुअली क्यों चाहिए, है ना? तो ये एक बेसिकली आप मेंस में इस पूरी टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। तो हम ये समझते हैं इस टेबल की हेल्प से कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है? अच्छा, तो ऐसा होता है कि नंबर वन, प्रुडेंशियल रीजन, नंबर टू, मोरल रीजन, ठीक है? क्या प्रुडेंशियल रीजन क्या है? व्हाट इज द प्रुडेंशियल रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? प्रुडेंशियल रीजन क्या होता है कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, ठीक है? इट एक्चुअली, प्रुडेंस मतलब एक्सेलेंस, इट एक्चुअली प्रमोट्स एक्सेलेंस इन योर कंट्री। नंबर वन, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, हर एक सोशल ग्रुप की एस्पिरेशन होती है कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिले, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने जहां पर भी हमारी बातों को भी सुना जाए, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि जैसे आपका बेल्जियम ने किया था, तो बेल्जियम ने एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई थी जहां पर जो है सभी की बातों को सुना जा रहा था। तो पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि पावर शेयरिंग से क्या होता है, सभी कम्युनिटी को ये लगता है कि हमारी बातों को भी सुना जा रहा है, और वहां पर जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो खत्म होते हैं, ठीक है? अच्छा, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इससे क्या होता है कि देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि ग्रुप्स आपस में फाइट नहीं करते बट एक साथ रहना सीखते हैं, एक साथ रहते भी हैं, ठीक है? इससे क्या है, देश के अंदर जो है वो एक्सेलेंस डेवलप होता है, ठीक है? प्रिवेंट टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। पावर शेयर करने से क्या होता है कि केवल मेजोरिटी कम्युनिटी की बातों को नहीं प्रेफरेंस दी जाती है, बट मेजोरिटी के अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी की भी बातों को सुना जाता है, ठीक है? स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। इससे क्या होता है, देश में यूनिटी प्रमोट होती है। दूसरा हम देखेंगे मोरल रीजन। देखो, मोरल रीजन क्या होता है, पावर शेयरिंग जो है वो एक डेमोक्रेसी का एसेंस है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन द नोशन ऑफ इक्वालिटी, जहां पर हर लोगों को, इंसान को और हर कम्युनिटीज को, सबको बराबर समझा जाएगा। किसी एक को जो है वो केवल प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, बल्कि सबको जो है वो बराबर समझा जाएगा। पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, इट इंश्योर दैट गवर्नेंस इज इंक्लूसिव। इससे क्या इंश्योर किया जाता है कि जो वहां की गवर्नेंस है वो कैसी हो, इंक्लूसिव, ठीक है? People have the right to participate in decision making that affects their lives.
क्योंकि लोगों के पास में ये राइट है कि वो लोग क्या कर सके कि लोग जो है हर देश के डिसीजन मेकिंग में तक पार्टिसिपेट कर सकें। वहां पर तो अब इससे क्या होता है, जब हम पावर को शेयर कर देते हैं तो उससे हर एक इंसान जो है उस देश का डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाता है। एंड दिस इज द ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द मोरल रीजन बिहाइंड द पावर शेयरिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक सही गवर्नमेंट, एक असली जो मतलब एक डेमोक्रेसी में जो एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट होती है, दैट इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो कैसे आ पाएगी? तो वो तभी आ पाएगी जब आप पावर शेयरिंग को अलाउ करोगे। क्यों? बिकॉज इट इज द वन दैट अलाउज इट्स सिटीजन टू हैव अ स्टेक इन द गवर्नमेंट थ्रू पार्टिसिपेशन। भाई हम कैसे इन्वॉल्व है हमारे देश की डेमोक्रेसी में? हम भाई इलेक्शंस इन्वॉल्व है क्योंकि हम जो है एंटाइटल्ड है वोट देने पे। ठीक है, और वोट देके वही गवर्नमेंट आए जो कि हमारे द्वारा इलेक्ट मतलब लोगों के द्वारा पसंद की जाए। ठीक है, तो पावर शेयरिंग ये इंश्योर करती है कि हमारी कम्युनिटी जो इलेक्ट कर रही है, जिस इंसान को चाह रही है, वो लोग जो है वो आके हमें रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, दो रीजन हमने देखे। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन स्टेबिलिटी रहती है, आउटकम्स बेटर होते हैं। मोरल रीजन एक डेमोक्रेसी और सिटीजंस के राइट्स को अपहोल्ड किया जाता है ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं, पावर शेयरिंग के कई फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो मेन जो दो फॉर्म्स है वो दो फॉर्म्स है, एक तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर पहले हम देखेंगे। पावर शेयरिंग इज अपोज्ड टू द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, जिसमें पावर एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होती है बट शेयर की जाती है। ठीक है, कैसे यहाँ शेयर की जाती है? हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसमें सबके अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। और अगर कोई भी ऑर्गन अगर एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल करता है तो दूसरे ऑर्गन के पास ये पावर होती है कि उसको चेक कर सके, चेक एंड बैलेंस में ला सके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इट इज बेस्ड अपॉन टू प्रिंसिपल्स, डिवीजन ऑफ पावर and principle of checks and balances, the doctrine of checks and balances. Okay, so power is shared among different organs of government. ठीक है, each organ functions independently, it checks the power of the other. ठीक है, दूसरा कोई भी excessive power अगर इस्तेमाल करता है तो उसकी पावर पे चेक किया जाता है, चेक लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, टॉप पर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर जो है वो दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट से फिर कुछ पावर दी जाती है लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रास रूट डेमोक्रेसी, मतलब जड़ से लोगों को जो है वो अलाउ किया जाता है, एकदम बेस से। यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है हमारे देश के ऑर्गेनाइजेशन की? विलेजेस। और विलेज में क्या होती है? पंचायती सिस्टम। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां पर आपकी म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। ठीक है, तो ग्रास रूट लेवल से शुरू होती है। ज्यादा बड़ा है ये एरिया, मतलब यहाँ पर जो है वो ज्यादा लोग होते हैं। ठीक है, और ज्यादा मतलब यहाँ पर लीडर भी जो इलेक्ट किए जाते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, नंबर ऑल्सो। ठीक है, सो इट इज शोन, और यहाँ दिस इज द टॉप एंड द मोस्ट ऑफ द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखेंगे यहाँ पर अलग। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं आप इसको। अच्छा, फिर तीसरा है आपका कि पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो देश के अंदर कई सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं, कई सारे रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, कई सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, वहां पर कई सारे ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो कि पॉलिटिक्स में भी जो है डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं। कई सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, हमारे देश के अंदर भी कई सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। आंध्र प्रदेश का जो विभाजन हुआ था, मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो वो कैसे हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे था। क्यों? क्योंकि पोटी श्रीरामुलु के द्वारा वहां पर जो है वो एक बहुत लंबा जो है वो स्ट्राइक की गई थी, फास्ट किया था उन्होंने, फास्ट अनटू डेथ। उनकी डेथ हो गई, उसके बाद तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ लोगों की डिमांड की वजह से, सोशल ग्रुप्स की डिमांड, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की डिमांड की वजह से जो है वहां पे आंध्र प्रदेश को फॉर्म किया गया था। तो कई सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी होते हैं जिनके भी हाथ में जो पावर होती है। ठीक है, अभी हमने देखा बेल्जियम का केस, तो बेल्जियम के केस में हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि कैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स अपने आपस में जो है वो पावर को शेयर करते हैं। ठीक है, फिर कुछ सोशल ग्रुप्स भी होते हैं, बहुत बहुत डिफरेंट तरीके के सोशल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, कुछ कैपिटलिस्ट, कुछ सोशलिस्ट, ये भी कुछ अपने जो है वो सोशल ग्रुप्स हो गए। इवन पॉलिटिकल ग्रुप्स भी होते हैं, तो ये इन सभी के बीच में जो है वो पावर शेयर की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, पहले तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, सीट्स को लेती हैं, और सीट्स को लेने के बाद में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करके लॉ मेकिंग का काम, इनका ऑब्जेक्टिव होता है लॉ मेकिंग। ठीक है, डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना।
प्रेशर ग्रुप्स का काम जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना नहीं होता है। प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं ऑफ द पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स जो कि मिल करके क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही हैं उनको प्रेशराइज करते हैं टाइम टू टाइम कि भाई आप जो है वो इन पॉलिसीज को इस तरह नहीं इस तरह बनाओ। ठीक है, तो ये कुछ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कुछ कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, ताकि वो लोग अपनी पॉलिसीज को इनके हिसाब से बना सकें। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। तो पॉलिटिकल पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, तो अब देखो ऐसा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में यूजुअली ऐसा होता है। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, इंडिया में भी हम 1992 से देखते आ रहे हैं, आज तक जो है वो कोलिशन एरा चल रहा है। ठीक है, बीच में बीजेपी जो है उसके पास में सफिशिएंट सीट्स थी, मेजोरिटी थी, बट उसके बावजूद भी दे वर रनिंग द गवर्नमेंट इन कोलिशन ओनली। ठीक है, तो देखो अभी तो खैर मेजोरिटी नहीं है, तो अभी कोलिशन जो है वो एकदम फुल फ्लेज वर्क कर रही है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं होती। ठीक है, तो क्या होता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के पास क्योंकि बिल्कुल मेजोरिटी नहीं है, उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की भी सुननी पड़ती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट आर फॉर्म, दिस प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम हैविंग एब्सोल्यूट कंट्रोल। इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पावर जो होती है वो शेयर हो जाती है। ठीक है, फिर प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, कई सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, कई सारे ऐसे मूवमेंट होते हैं। ठीक है, बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस के जस्ट कुछ टाइम बाद की अगर हम देखें, इमरजेंसी के टाइम का जेपी नारायण मूवमेंट देखें, ठीक है, उससे लेके आज तक किसान मूवमेंट, तो कई सारे मूवमेंट होते हैं जो कि पावर को अपने हाथ में भी रखते हैं। कैसे? क्योंकि प्रेशराइज बहुत ज्यादा करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को रोकते हैं कि वो जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लॉ बनाए। ठीक है, जिससे कि वो इनकी बातों को भी सुने। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा, बस अभी तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और हार्ड वर्क कर सकूं और आपके लिए नए नए कंटेंट को ला सकूं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।